तो आप सभी बहुत विशेष है, लग रहा है आपको विशेष है कि नहीं लग रहा है? क्यों विशेष है? आपका स्वागत कौन से गीत से हुआ? कौन से गीत से आपका स्वागत हुआ? सबको ठंडी वगैरह तो नहीं लग रही है ना? कंफर्टेबल है ना सभी? कौन से गीत से आपका स्वागत हुआ? 3 गीत हमने गाए हैं ना, तो 3 गीत क्या क्या थे बोल? एक एक लाइन ही थे क्योंकि फिर वो उतना समय जाता था। एक तो आपका स्वागत मेरे घर राम आए हैं, फिर दूसरा गीत के बोल क्या थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तीसरा क्या था? तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तो तीनों गीत आपने सुने हैं। तो ये तीनों गीत के ऊपर मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, हाँ? और जो सभी सही जवाब देंगे उनके लिए गिफ्ट रखा है, ठीक है ना? तीनों के लिए। तो देखेंगे कौन वो आंसर देते हैं। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। 2 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और फिर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। करूँ के सभी आंखें बंद करेंगे, एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल, आंखें बंद। और मैं जो जो थॉट्स देती जाऊंगी उसको आप विजुलाइज करेंगे। ओम शांति। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, पैर से सिर तक शरीर कंप्लीटली रिलैक्स्ड, एकदम हल्का। अभी आप सभी अपने बेबी को देखेंगे। जो गर्भ में बेबी है उसको नहीं, 20 साल के बाद जो हम सबके बीच में होगा, बेटा हो बेटी हो, देखिए 20 साल के बाद घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, देखिए कार्य क्षेत्र पर उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उस समय उसका व्यवहार कैसा है। सभी अपने बच्चे को देखेंगे 20 साल के बाद जो हमारे बीच में होगा। ओम
शांति शांति शांति। सभी आंखें खोलेंगे। तो हमने 20 साल के बाद आपको बेबी को देखने के लिए कहा है ना, अभी नहीं देखने के लिए कहा। और आप में से ऐसे भी कोई अभी यहाँ पे होंगे जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं ना। हम दोनों लोगों को इकट्ठा बुलाते हैं, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और जो अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने वालों को इसके लिए बुलाते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा लक्ष्य क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हेल्दी हो, है ना। तो जैसे अभी आप सभी को मैंने कहा कि आप देखो 20 साल के बाद, तो क्या क्या देखा, किसी ने कुछ देखा, कैसे है बच्चे, घर में सभी के साथ व्यवहार कैसा है, सभी खुश रहते हैं या 80% टाइम खुश है, 90% टाइम खुश है, थोड़ा समय वो दुखी है, कैसे है बच्चे कैसे देखा आपने, क्या देखा, क्या क्या देखा, कैसे है बच्चे, सभी खुश, पूरा समय 100% टाइम खुश रहना चाहिए, 95% खुश है, 5% खुश नहीं है तो चलेगा, कैसे होने चाहिए बच्चे, सदा खुश रहने चाहिए ना। और कैसे कार्य व्यवहार में, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपने ऑफिस में है, तो सभी के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, वहां पे भी बहुत प्यार से, खुशी से, शांति से व्यवहार होना चाहिए। किसी से गलती होती है तो क्या फॉरगिविंग नेचर भी होना चाहिए, क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए भी आना चाहिए। हाँ, गलती वापस नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है, उसको समझाना है, लेकिन हम उसे माफ भी करें, नहीं तो हम बोलेंगे आपने इतनी बड़ी गलती की, आपको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना। माफ करने वाले होने चाहिए। कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तभी कैसे रहना चाहिए, हमें स्टेबल रहना चाहिए। तो ऐसे यदि बच्चे चाहिए तो हमें क्या करना होगा बताइए। ऐसे बच्चे चाहिए आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, फोलिक एसिड, ये सब लेने से ऐसे बच्चे होंगे क्या, जो सदा स्माइलिंग होंगे, हैप्पी होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, गिविंग होंगे, फॉरगिविंग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे क्या। अभी आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो हम क्या देते हैं, यही सब देते हैं ना, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड सब लेना बहुत जरूरी है। क्यों, ताकि मदर फिजिकली हेल्दी हो, जिससे आने वाला बेबी फिजिकली हेल्दी होगा। लेकिन अभी हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो सदा खुश रहे, जो सदा स्माइलिंग रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा बताइए। हाँ, उसके लिए क्या करना होगा, खुद को बदलना होगा ना। वैसे मम्मा को बनना होगा। यदि मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज होती है, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करती है, और हम कहेंगे मेरा बच्चा सदा खुश रहे, पॉसिबल होगा क्या। अब मम्मा चाहती है कि मेरे बच्चे शक्तिशाली रहे, और फिर मम्मा ऊपर से चिपकली गिरती है और डर जाती है, तो ऐसे बच्चे होंगे क्या। तो मम्मा को भी वैसे बनना पड़ेगा ना, मम्मा नहीं बनेगी तो कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में हमारा लक्ष्य यही होता है कि हमारी माताएं फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, है ना, एम्पावर हो, हेल्दी हो और हैप्पी भी हो, ताकि आने वाला बेबी हेल्दी और हैप्पी होगा। और यही हमारा जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी यही जरूरी है, क्योंकि उनके लिए प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है, 2 बीज लगते हैं, एक स्त्री बीज लगता है, एक पुरुष बीज लगता है। दोनों की क्वालिटी अच्छी होगी तो होने वाला एम्ब्रियो कैसे होगा, जो बच्चा तैयार होता है, भ्रूण तैयार होता है, वो हेल्दी होगा। और तभी जाकर फिर प्रेगनेंसी होती है, भले वो नेचुरली हो रही है या नेचुरली नहीं हो रही है, तो IUI की ट्रीटमेंट होती है, IVF की ट्रीटमेंट होती है, लेकिन होना तो उस बीज से ही है ना, स्त्री बीज, पुरुष बीज, एग और स्पर्म, उससे एम्ब्रियो तैयार होगा। इसीलिए ये इस प्रोग्राम में हम जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन होता है, और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तो अभी हम ये भी बोल सकते थे ना कि अभी आप जो बेबी गर्भ में है उसको देखो, लेकिन हमने क्या बोला, 20 साल के बाद। क्यों 20 साल के बाद बोला, क्यों 20 साल के बाद बोला, क्या वजह होगी, 20 साल के बाद ऐसे क्या होने वाला है जो अभी हमको तैयारी करनी है।
अभी कौन सा मौसम चल रहा है, इस मौसम में कौन से फ्रूट्स आते हैं, समर में कौन से, आम है ना, सभी को आम पसंद है। कौन सा आम पसंद है सभी को, कौन सा आम पसंद है, हापुस का है ना। सबको पूछेंगे कौन सा चाहिए तो सभी क्या कहेंगे, अल्फांसो मैंगो। मुझे भी बहुत पसंद है ना। हमारा फार्म हाउस है तो मैंने सिस्टर को बोला, सपना सिस्टर जाओ आज फार्म हाउस पे और वहां से जाकर आम लेके आओ। वो आम लेकर आए और फिर मैंने कहा ये आम नहीं चाहिए मुझे ये अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे तो अल्फांसो मैंगो चाहिए। उसने बोला वहां पे यही सब पेड़ थे, वहां पे यही आम है, तो अभी मैं वहां से आम ये हापुस का कहाँ से लेकर आऊं। लेकर आ सकते क्या 20 साल के बाद। ध्यान कभी देना था, यदि मुझे अल्फांसो मैंगो चाहिए तो ध्यान कब देना है, बीज लगते समय। यदि बीज लगते समय मैंने साधारण मैंगो का बीज डाला, 20 साल के बाद जब आएंगे फल और तभी हम कहेंगे मुझे ये मैंगो नहीं चाहिए, तो पॉसिबल है कि चेंज करना। तो 20 साल के बाद क्या होने वाले हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनके स्वभाव संस्कार है, वो कभी डेवलप हो रहे हैं, वो अभी। ये बीज लगने का समय है, गर्भ के समय। जैसे वो पॉटर होता है ना, वो पॉट बनाता है तो उसको शेप देने का समय है, उसने बना के दे दिया, मैडम ये पॉट लो। मैंने कहा ये माल मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, ऐसे बात चाहिए था, तो तभी वो चेंज कर सकता है क्या, तभी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान कब देना है, जब उसको शेप करना है। तो अभी शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी द टाइम इज नाउ, कभी इन दी वूम। सिर्फ 9 महीने का समय नहीं, साइंस ने ये प्रूव किया। फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आए, इंट्रायूटराइन 9 months 270 डेज प्लस पोस्ट डिलीवरी 2 years 365 प्लस 365। ये जो समय है ये काउंट कितना होता है, 1000 डेज। इस समय जो मम्मा के और घर वालों के है ना, सिर्फ मम्मा के नहीं, जो भी स्वभाव संस्कार है उसका असर किसके ऊपर हो रहा है, बेबी के ऊपर हो रहा है। और इसीलिए हमें इन सभी बातों को जानना बहुत जरूरी है। साइंस ने काफी सारा रिसर्च किया, हार्वर्ड के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे, कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी इस रिसर्च में क्या करना था, जो बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट है उनको फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और इनका जो थिंकिंग पैटर्न, जो थॉट्स चल रहे थे, विचार, इसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो उससे कैसे रिकॉर्डिंग होता है, हमारे ईईजी इलेक्ट्रोड, जैसे हार्ट हमारा कैसे फंक्शन कर रहा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी निकालते हैं। वैसे हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है वो देखने के लिए हम लोग ईईजी निकालते हैं। तो ईईजी इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे, और फिर उन्होंने क्या पाया, जो ग्राफ बॉम्बे में मॉनिटर पे दिखाई दिया, सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया, फ्रांस में। और फिर उन्होंने कहा दैट मीन्स ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट। जो कुछ आप बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हो वो कहाँ जा रहा है, फ्रांस में जा रहा है। तो मम्मा जो यहाँ सोचेगी वो यहाँ बेबी तक जाएगा कि नहीं, कितना डिस्टेंस है। यदि बॉम्बे से फ्रांस में पहुंचता है तो यहाँ पे कोई भी मम्मा है ना, कोई भी पापा अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन सासू माँ के लिए क्या सोच रहे हैं, जेठानी के लिए क्या सोच रहे हैं। जो कुछ यहाँ चलेगा वो यहाँ पहुंचने वाला है। यदि यहाँ पे आप बहुत खुश रहते हैं तो खुशी पहुंचेगी, यदि आप यहाँ पे दुखी हुए तो क्या पहुंचेगा, दुख पहुंचेगा। आप चाहते हैं क्या बच्चे को दुख मिले, कोई नहीं चाहता है ना बच्चे को दुख मिले। कोई चाहता है क्या मेरे बच्चे को टेंशन मिले, लेकिन फिर हम छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते हैं कि नहीं, चिंता करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि जो कुछ हम सोचेंगे उसका असर कहाँ होने वाला है, बेबी के ऊपर। और ये सारा नया नहीं है, इंडियन कल्चर में ये बातें हम पहले से जानते थे। गर्भ संस्कार कुछ नया है क्या, अभिमन्यु ने कहाँ सीखा था चक्रव्यूह भेजना, गर्भ में ही सीखा था। और जब अर्जुन बता रहा था सुभद्रा को तभी वो भूल गया, मतलब उसने देखा कि ये अभी सो गई है, तो आगे की उसने बताया नहीं कि कैसे बाहर आना है। तो उसको बाहर कैसे आना है पता हुआ क्या, नहीं पता हुआ। तो अभिमन्यु की कहानी तो आप सभी को पता है, लेकिन आपको शायद अष्टावक्र के बारे में नहीं पता होगा। अष्टावक्र जो थे, तो अष्टावक्र जब गर्भ में था, भाऊ तुम्ही आहे ना ह्या साईडला बसा, उंच आहात ना, मागच्या ना दिसणार नाही, ह्या साईडला बसा। सपना सान्या तू तिथे बसणार, ठीक है। तो अष्टावक्र जो छोटू गर्भ में था तो वो बहुत इंटेलिजेंट था, और उसकी मम्मा जो थी
सुजाता वो चाहती थी कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो क्या करती थी, जैसे अभी आप सभी क्लास में बैठे हैं वैसे वो अपने पापा के भी क्लास में जाकर बैठती थी और अपने हस्बैंड के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी। अभी जो हस्बैंड थे वो बहुत एरोगेंट थे, बहुत गुस्से वाले थे, तो कभी कभी क्या होता था वो कुछ गलत बोल देते थे। और जो छोटू अष्टावक्र गर्भ में था वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो कैच कर लेता था कि पापा ने जो बोला है ना ये गलत बोला है, और वो तुरंत क्या करता था अंदर से ऐसे हम लोग बोलते हैं गलत बोला है। और पापा को गुस्सा आता था, मतलब पापा को क्या समझ में आता था मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, तो वो तुरंत श्राप देते थे। तभी वो ये नहीं सोचते थे कि ये मेरा ही बच्चा है। और ऐसे कहते हैं प्रेगनेंसी में 8 टाइम्स ऐसे हुआ। कितने बार? 8 टाइम्स। अभी उस निगेटिविटी का असर इतना हुआ कि अष्टावक्र मना क्या 8 कवच, तो उनके शरीर के ऊपर कितने कवच आए? 8 कवच। तो ये क्या है? एक स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? साइंटिफिकली यदि देखेंगे तो इसको कहते हैं हाई लेवल सेरेब्रल पाल्सी, सीपी बोलते हैं। तो अभी इसने ये सब इतने अच्छे अच्छे क्लासेस अटेंड किए थे तो ये बहुत इंटेलिजेंट हुआ। आगे चलकर ये राजा जनक के गुरु हुए। पता है ना, अष्टावक्र जी राजा जनक के गुरु थे। और ऐसे कहते हैं कि उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से ये जो कर्व्स थे, फिजिकल डिफॉर्मिटी, इसको भी ठीक किया। और इनका फिर ये बहुत हैंडसम दिखते थे और इनका एक बहुत अच्छा टेम्पल भी साउथ में बना हुआ है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, किसका किसका असर हो रहा है उसके ऊपर? जो घर के सभी फैमिली मेंबर्स, माना हस्बैंड है, होने वाले पापा है, दादा दादी, नाना नानी। इसीलिए पहले के जमाने में जब गर्भवती माताएं होती थी ना तो उनको सबसे मिलने नहीं देते थे। और हमको क्या लगता है ये लोग क्या गवार जैसे मिलने नहीं देते, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस था, है ना, कि हम जिनसे भी मिलेंगे गर्भवती माता, उनके विचारों का असर किसके ऊपर होने वाला है? उस बच्चे के ऊपर होने वाला है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है। और एक तीसरी कहानी, वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों में पूरा दिन चला जाएगा तो हम इतनी कहानियां नहीं बताएंगे। तीसरी कहानी प्रहलाद के बारे में। अभी जो प्रहलाद था तो ये किसका बच्चा है? चलो आप सभी का जीके टेस्ट करते हैं, जनरल नॉलेज। हिरण्यकश्यपु का, है ना। तो हिरण्यकश्यपु कौन है? राक्षस है। राक्षस माना क्या? सब निगेटिविटी। तो अभी इसका जो बेटा है प्रहलाद, ये भी वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन ये तो विष्णु भक्त हुआ। ऐसे कैसे हुआ? फिर ऐसे क्या चमत्कार हुआ कि हम लोग क्या कहते हैं कि अभी जो हमारे खानदान में है वही हमारे साथ होगा। हमारे घर में किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो हमारे खानदानी बीमारी है तो हमको भी होगी। लेकिन यहाँ पे ये विष्णु भक्त क्यों हुआ? क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान जब ये गर्भ में था प्रहलाद, तभी इंद्र ने क्या किया, इसकी माँ को, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, उसको बंदिस्त बनाकर कहाँ रखा था? नारद मुनि के आश्रम में ही। और फिर नारद मुनि जो भी प्रवचन करते थे ये सुनती थी और अंदर गर्भ में बच्चा भी सुनता था। काफी बार आपने, अभी मैंने वीडियो लगाया था, देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, उसमें 2 मिनट का वीडियो है, आप देखेंगे माँ सो जाती है तो नेचुरली नारद मुनि चुप बैठते हैं और तभी उतने में आवाज आती है नारायण नारायण। तभी उनको पता चलता है कि बच्चा अंदर गर्भ में सुन रहा है। फिर वो कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे उसने पूरा 9 महीना सुना। इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? भले हमारे शरीर में निगेटिविटी है तो भी वो बेबी में यदि नहीं जानी चाहिए, तो हमारे पास साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका। साइंस क्या कहती है? जीन्स क्या है? हार्डवेयर। लेकिन वो मैनिफेस्ट होना नहीं होना, इसको कहा जाता है इपीजेनेटिक्स, है ना। वो मैनिफेस्ट होना सॉफ्टवेयर है। तो अभी आपके जो भी लाइफस्टाइल है, यदि मम्मा बहुत खुश रहती है, सात्विक भोजन करती है, एक्सरसाइज करती है, मेडिटेशन करती है, अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आती है, तो लाइफस्टाइल पॉजिटिव है, तो हमारे शरीर में दोनों जीन्स होते हैं। एक है डिसीज कॉजिंग, एक है डिसीज प्रिवेंटिंग। तो यदि हमारी लाइफस्टाइल पॉजिटिव है तो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स स्विच ऑन होते हैं और डिसीज कॉजिंग जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो फिर हमें बीमारियां नहीं होगी। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि एनवायरमेंट का भी असर हो रहा है। तो एनवायरमेंट हमने बहुत पॉजिटिव दिया तो होने वाले बच्चे के ऊपर क्या होगा?
पॉजिटिव असर होगा। तो इसीलिए क्या करना है, हमें बहुत अच्छा सोच क्रिएट करना है। हमारे जो माता है उनको बहुत अच्छा सोचना है। तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे चार्ट देते हैं। आप सभी ने ये बुक नहीं लिया होगा तो आप जरूर लेना, ये सुपर मॉम बेबी जर्नल। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे चार्ट दिया हुआ है। तो मम्मा को ये सारा विजुलाइज करना है कि माय बेबी इज आज हैप्पी, आज स्माइलिंग एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज आज पावरफुल एज माँ दुर्गा, माय बेबी इज आज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माय बेबी इज आज लविंग एज मदर तेरेसा, माय बेबी इज आज पीसफुल एज गौतम बुद्ध, माय बेबी इज आज स्टेबल माइंड एज दादी जानकी जी। तो जितना हम विजुलाइज करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, वैसे पहले क्या होगा, मम्मा सुपर मॉम बनेगी। पहले किसको सुपर मॉम बनना है, मम्मा को। तो मम्मा को ऐसे लिखना है कि बच्चे की मम्मा कैसी है, बच्चे की मम्मा लविंग है, बच्चे की मम्मा कैसी है, हैप्पी आज श्री कृष्णा है। तो जो आप विजुलाइज करते जाएंगे वैसे पहले आप बनते जाएंगे, क्योंकि एज यू थिंक यू बिकम। और फिर आपको देखना है बेबी के लिए भी कि माय बेबीज आप बनोगे, नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मेरा नन्हा सा फरिश्ता ऑलरेडी वो है कि आप शांत स्वरूप हो, आप सदा खुश रहते हो। तो ये जितना हम विजुलाइज करेंगे वैसे हम बनते जाते हैं। तो ये इस बुक में बाकी भी और बाद में देखेंगे। और ये सब हम कभी करना है, हमको रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही। क्यों? क्योंकि रात को हम सोते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागरूक हो जाता है, और हमारा जो जागरूक माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो तभी सो जाता है। तो हमारी जो सारी प्रोग्रामिंग होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के अनुसार होती है। काफी बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि अभी है ना, कल से हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम सोचते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ तो ऐसे सिचुएशन हो जाती है, कोई कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं और हम फिर रिएक्ट करते हैं, हमें फिर से गुस्सा आता है। क्यों? कॉन्शियसली हमें पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग क्या है, ऐसे सिचुएशन होगी, ये लोगों का व्यवहार ऐसे होगा और मैं तुरंत गुस्सा करूंगी। तो हमें चेंज कहाँ करना होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर। और सबकॉन्शियस माइंड जागरूक कब होता है, जब हम सोने जाते हैं और सुबह उठते हैं तो थोड़ा समय के लिए सबकॉन्शियस माइंड जागरूक रहता है, फिर कॉन्शियस माइंड हमारा टेक ओवर करता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रोज रात को इसे विजुलाइज करेंगे। ये चार्ट जो हमने दिया है एक रेफरेंस के लिए, आपको जो वैल्यूज है ना, क्योंकि अभी हमें शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी द टाइम इज नाउ। तो जो चाहिए आपको, जो संस्कार चाहिए वो अभी हम हमारे बच्चे के अंदर लेकर आ सकते हैं। कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट कैसे है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इमेज भी देना है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी इंटेलिजेंट था, तो उसको इमेज नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें इमेज भी देनी है। अभी इससे फायदा क्या होगा, दो होगा। पहले मम्मा ऐसे बनेगी, अभी मम्मा आज स्माइलिंग एज हैप्पी एज श्री कृष्णा। तो पहले मम्मा के भी संस्कार चेंज हो जाएंगे। ये संस्कार कैसे परिवर्तन करने हैं वो हम बाद में, सेकेंड जो हमारा मेडिटेशन का सेशन है उस रिफ्रेशमेंट के बाद उसमें हम देखेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे चार्ट को विजुलाइज करना है। और जैसे मैंने कहा कि कभी कभी लोगों को जब ये सेशन अटेंड करते हैं तभी कभी उनका 9वां महीना चालू रहता है, 8वां महीना, फिर उनको लगता है अरे हमने इतना समय तो गवा दिया। लेकिन अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट 1000 डेज। तो डिलीवरी के बाद भी 2 साल तक हमारे पास समय है। ये 1000 डेज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेबी की कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर, एब्सॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है। जो कुछ उसके आसपास हो रहा है वो सारा क्या कर रहा है, वो कैच कर रहा है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैच करेगा, निगेटिव है तो निगेटिव कैच करेगा। तो इसीलिए हमें बहुत मास्टर ऑन करो नको, हाँ, तो वो कैच करेगा। तो इसीलिए हमें बहुत अटेंशन देना है। लेकिन आजकल क्या है, माता लोगों का, मम्मी लोगों का ज्यादा समय किसके ऊपर स्पेंड होता है, बताइए किसके ऊपर होता है, हाँ, मोबाइल। किसके ऊपर होता है, मोबाइल के ऊपर होता रहता है। और मोबाइल से तो दो, एक तो क्या उसके रेडिएशन हजार्ड्स है, तो इसीलिए अभी भी आपके पास किसी के पास मोबाइल है तो बाजू में रखना है ना।
जनरली माताओं का पर्स में होता है, पर्स वो अपने गोदी में रखते हैं, तो ऐसे कभी नहीं करना है। और दूसरा, फिर अभी हम लोग पहले पीपीटी दिखाते थे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स है, लेकिन सब लोग पीपीटी देखते रहते थे, इसीलिए फिर हमने पीपीटी दिखाना बंद कर दिया। तो अभी उनको इतनी वो हैबिट हो जाती है, आदत लगती है, आप खाने के लिए भी उनको देंगे ना तो उनको खाते समय भी मोबाइल चाहिए, क्योंकि मम्मा लोगों ने वही किया है, खाते समय भी मोबाइल यूज किया। उनको खेलने के लिए भी नहीं चाहिए खिलौना, उनको मोबाइल ही चाहिए। तो आपको डिजिटल वेलनेस को अप्लाई करना होगा, बहुत जितना जरूरी है उतना ही मोबाइल देखे, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो सब उसी के ऊपर लगे रहते हैं, ये हमें नहीं करना है। रेडिएशन हजार्ड्स भी है, तो मोबाइल का बहुत कम यूज करना है, क्योंकि माताएं जो करेगी, माताओं की जैसी स्थिति रहेगी उसका असर होता है। अभी माताएं छोटी छोटी बातों में नाराज होती है, डिस्टर्ब होती है, मूड ऑफ होता है, किसी ने कुछ बोला हनुमान जी बन जाते हैं, या फिर किसी ने कुछ बोला तो बातों को पकड़ के रखते हैं, दुखी होते हैं, चिंता करते हैं। अभी ये सारा असर कहाँ पे होगा बताइए? दोनों के ऊपर होगा, माताओं के ऊपर भी होगा, क्योंकि जब भी हम ये ऐसा सब निगेटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर में निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। तो ये क्या करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं, तो ब्लड वेसल पाइप दब जाएगा तो नेचुरली ब्लड सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। दोनों के ऊपर इफेक्ट होगा, मम्मा के ऊपर भी होगा, बेबी के ऊपर भी होगा। तो माताओं को भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होता है, बेबी के ऊपर असर होता है। जो गर्भों में बेबी होता है तो उस गर्भ में बेबी को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल रहा है, तो बेबी की ग्रोथ अंदर कम होती है, उसका वेट कम होता है, उसके आजू बाजू में जो पानी की मात्रा है वो कम होती है। और जब पानी की मात्रा कम होती है, जब ऐसे बच्चे वीक होते हैं, पूरा 9 मंथ जब बच्चे गर्भ में हैं तो गर्भ में वो पेशाब करते हैं लेकिन पॉटी नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको ऑक्सीजन कम मिलता है तो जो मोशन की जगह है वो खुल जाती है और इसीलिए फिर वो अंदर पॉटी करते हैं। फिर आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कहते हैं अभी बच्चे ने संडास किया है, इसको बचाने के लिए फिर अभी सीजर करना पड़ेगा, इसको कांच की पेटी में रखना पड़ेगा। सीजर करने के बाद जब बच्चा बाहर आता है, फिर यदि उसको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर उसको एडमिट करना पड़ता है, उसको वेंटिलेटर मशीन भी कभी कभी लग सकती है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रहे हैं? माताओं को ध्यान नहीं देते हैं, माताएं छोटी छोटी बातों में नाराज होती है। इतना ही नहीं, जैसे 2 साल का बच्चा, उसको भी आजकल कभी कभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ये बच्चा ऐसे है ना, कभी कभी बच्चे देखो एक जगह शांति से नहीं बैठते हैं, है ना, यहाँ वहाँ उदम मचाते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अभी आप देखो, माताएं प्रेग्नेंट है, टीवी के सामने बैठी है, रिमोट हाथ में लेती है, 2 मिनट में कितने चैनल चेंज हो जाएगा, तो अंदर में भी टक 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 टक, और बाहर आएगा तो भी क्या वही करता रहेगा। तो माताओं को बहुत अटेंशन देना है। या फिर हमारे बच्चे, कभी कभी आपने मूवी देखा है जैसे तारे जमीन पर, उसमें ईशान को डिस्लेक्सिया दिखाया है ना, जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं। हमारे उसी मूवी में छोटे छोटे बच्चे दिखाए जो मेंटली चैलेंज है। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये बच्चा ऐसे है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय माँ का मेंटल कंडीशन वैसे था। अभी माताएं छोटी छोटी बातों में इतना डिस्टर्ब होगी, उसका किसको तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से बच्चों को। तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्या करें, घर में सासू माँ ऐसे करती है, हस्बैंड ऐसे करते हैं। चलो हम समझते हैं कि उन लोगों ने भी समझना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि नई नई शादी हुई होती है, कोई नए घर में आते हैं, एडजस्ट होना होता है। आजकल क्या है, सभी वर्किंग है, तो जो प्रेग्नेंट मदर है उसको वर्किंग भी है, घर पे भी करना है, ऑफिस में भी तो दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। फैमिली मेंबर्स ने माताओं को समझना चाहिए और माताओं को ये समझना है कि भले अभी वो लोग नहीं समझ रहे, लेकिन अपने बच्चे के लिए हमें क्या करना होगा, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कैसे खुश रहना है, कैसे शांत रहना है, ये हम सेकेंड सेशन में देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये सब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नहीं तो माताओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, बेबी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, इंट्रायूट्राइन इफेक्ट हो रहा है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इफेक्ट हो रहा है,
थोड़े बड़े होते हैं 2 साल के बच्चे, क्योंकि 2 साल का बच्चा तो स्कूल भी नहीं गया, नहीं तो एक स्टैंडर्ड डायलॉग रहता है, क्या करे स्कूल में इतना स्ट्रेस होता है। भैया 2 साल के बच्चों को तो एडमिशन, लोअर LKG का एडमिशन कब है, 2.5 years है ना, 2.5 साल, तो इतना उसका असर होता है। और इतना ही नहीं, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चों में वैल्यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वैल्यूज जो समय था है ना, उनमें जो वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करने का उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। और बच्चे हम उनको जो पढ़ाते हैं उससे नहीं सीखते, दे आर वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। वो हम जैसे है वैसे वो सारा कैच करते हैं। और साइंस ने ये भी प्रूव किया कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको आगे चलकर फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, माना आगे चलकर बाकी सारी जो बीमारियां होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, डिप्रेशन, ये सारा होने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस। तो इसीलिए हमें ये सारी बातों को ध्यान देना जरूरी है कि नहीं, अभी आपको लग रहा है, क्योंकि इतने सारे यदि प्रॉब्लम्स हम रेक्टिफाई कर सकते हैं तो सिंपल है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, 3 बातों का ध्यान रखना है। मम्मा को फिजिकली हेल्दी बनाना है, फिजिकली एम्पावर करना है, तो क्या करना होगा, डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। और मेंटल एम्पावरमेंट के लिए क्या करना होगा, अच्छी तरह से स्लीप, नींद और मेडिटेशन करना होगा। स्लीप क्या है, स्लीप अनकॉन्शियस मेडिटेशन है, आप क्या करते हो, अनकॉन्शियसली मेडिटेट करते हो। मेडिटेशन क्या है, कॉन्शियस स्लीप है, कॉन्शियसली आप स्लीप स्टेट में चले जाते हो। तो इसीलिए ये जो सारा प्रोजेक्ट बना, ये प्रोजेक्ट पनवेल से शुरू हुआ है ना, और ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा, G20 तक पहुंचा। तो जोरदार तालियां एक बार पनवेल के लिए, आपके लिए, क्योंकि यहाँ से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की आज से 10 साल पहले, 14 साल पहले, 2010 में है ना, जब मैं ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आई तो मैंने मेडिटेशन के बारे में वहां सुना, तो मुझे लगा कि ये सारा गर्भवती माताओं को समझाना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि हमारी माताएं हेल्दी हैप्पी होगी, हमारा बेबी जो है वो हेल्दी हैप्पी होगा, और हमारे आज के बच्चे क्या है, कल का भविष्य है, कल का हमारा देश आज के बच्चे ही है। तो हमारा भारत भी क्या बनेगा, फिर विश्व गुरु बन सकता है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट बना डिवाइन गर्भ संस्कार, और ये प्रोजेक्ट फिर काफी लोगों ने अटेंड किया। जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है, कौन है वैसे भारत के प्रेसिडेंट अभी के, हाँ कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो मोस्ट रिस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी जब वो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ रांची 2018, तभी पूरा उन्होंने ये प्रोजेक्ट वहां पे अटेंड किया था। JP नड्डा जी जो जब तभी के हेल्थ मिनिस्टर थे, अभी कौन है JP नड्डा जी वैसे, अभी तो पता ही होगा, इतना इलेक्शन का जोर चल रहा है, तो तभी वो हेल्थ मिनिस्टर थे। फिर अभी के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार, आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक, सुधा मूर्ति जी, तो ऐसे काफी लोगों ने ये प्रोजेक्ट अटेंड किया है, उन्होंने काफी सराहना की। आप ये सारा आप YouTube पे देख सकते हैं, डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी चैनल है। तो यहाँ पे हम 3 बातों पे विशेष ध्यान देंगे। अभी ये जो पूरा सेशन है ना, वैसे ये 30 डेज का सेशन है, तो 30 डेज 1 आवर का सेशन यहाँ पे हम 2-3 घंटे में कवर नहीं कर सकते। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे, और इसके फिर लास्ट मंथ तक हम लोग डेली सेशंस लेते थे। अभी इस मंथ से और भी प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं, तो हम एवरी वीक, वंस इन अ वीक लेते हैं। जैसे गर्भ संस्कार का हमारा जो प्रोग्राम है वो जूम पे एवरी फ्राइडे होता है, रोज रात को 8 से 9 बजे। और आप सभी के पास ये शायद डिटेल्स होंगे, नहीं होंगे तो आप सिस्टर से ले सकते हैं। तो ये ऐसे डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी चैनल। तो इस पे सारे रिकॉर्डेड सेशंस है अभी तक के, तो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप सभी के बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डेली का जो प्रोजेक्ट का प्रोग्राम का वीडियो लिंक जो है, तो वीडियो हम पोस्ट कर देते हैं। अभी नहीं लेते हैं तो डेली जो भी सेशन आपको 30 डेज के लिए देखना है वो सेशन हम उस पर पोस्ट कर देते हैं। और दूसरा, जैसे हमने कहा कि हॉलिस्टिक आईवीएफ जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं, उनके लिए भी सेशंस होते हैं। तो वो एवरी वीक, एवरी थर्सडे सेशन होता है 8 से 9 बजे। तो जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनको भी आप ये बता सकते हैं। और इनका भी व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप सिस्टर को या जहाँ यहाँ पे जो दीदी लोग हैं उनको बता सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे।
करेंगे तो डेली का जो सेशन है उसके आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप यूट्यूब पे वो सेशन देख सकते हैं। तो 3 बातों पे विशेष ध्यान देना है। पहला क्या है हमारा डाइट, डाइट के बारे में हम देखेंगे, डाइट एंड एक्सरसाइज, ताकि मम्मा फिजिकली हेल्दी बने। तो जो डाइट है आप सभी ने सुना है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है, वैसे हमारा जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होगा वैसे हमारी वाणी होगी, जैसे हमारा आहार होगा वैसे हमारे विचार होंगे और वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। तो यदि हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए तो हमें क्या ध्यान देना होगा, हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम वही है जो हम खा रहे हैं। तो हम क्या खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साइंस ने भी काफी रिसर्च किया और इंडियन कल्चर में ये बातें पहले से ही थी। जैसे इंडियन कल्चर में आप देखो, हम लोग जो शीरा बनाते हैं प्रसाद के लिए ना, महाराष्ट्र में शीरा बोलते हैं, बाकी जगह सूजी का हलवा बोलते हैं। तो ये बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे रवा है, शुगर है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, मिल्क है, जो भी है, हमने 3 जगह सेम इंग्रेडिएंट दिए। एक हमने दिया जो घर में मम्मा बनाती है उसको, एक दिया प्रसाद के लिए और एक दिया होटल में बनाने वालों को। तो तीनों जगह टेस्ट सेम होगा कि अलग अलग होगा? तीनों जगह का टेस्ट अलग अलग होगा, है ना। मम्मा जो बनाती है प्यार से वो भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? प्रसाद का। क्यों? क्योंकि तभी ईश्वर परमात्मा की याद में वो बनाया जाता है। तो जो ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया जाता है, तभी उस दिन आपसे कोई कुछ बोलने के लिए आएगा तो आप क्या बोलेंगे? ये सब हम बाद में देखेंगे। आज परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए प्रसाद बन रहा है। और जो होटल में बन रहा है वो क्यों बना रहा है? वो प्रॉफिट के लिए बना रहा है, उसका इंटेंशन अलग है। मम्मा बनाती है प्यार से अपने बच्चों के लिए, ये परमात्मा के लिए बनाया जाता है। तो अभी वैसे है ना, कोई भी जो खाना है उसकी लेवल जो है ना, उसकी क्वालिटी जो है, हाई एनर्जी फूड वो कब बनता है? आप किस भाव से उसे बनाते हो। तो क्या खा रहे हो, क्या बना रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस भाव से आप उसे बना रहे हो, किस भाव से आप उसे खा रहे हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे घर को हमेशा सभी 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 बार एटलीस्ट, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स तो खाते ही है। प्रेगनेंसी में कितना बार खाते हैं? 5 बार, है ना, मिनिमम 5 बार। सुबह भी होगा, फिर बीच में थोड़ा स्नैक्स, फिर लंच होगा, फिर शाम को स्नैक्स, फिर डिनर होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हम खाना बना रहे हैं उसको क्या करना है, बनाते समय बहुत प्यार से ईश्वर परमात्मा की याद में बनाएंगे तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। अभी कितने सारे बहुत अच्छे अच्छे भक्ति संगीत है ना, भजन भगवान के यूट्यूब पे रहते हैं, आप वो चालू रखो। नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे अभी अप्रैल हो गया, एग्जाम्स आते हैं, तो मम्मा क्या करती है, बच्चों को बहुत अच्छे से मिल्क देती है ना, और फिर उसमें बोर्नविटा भी डालेगी, या चलो बोर्नविटा में अभी बहुत शुगर, लेकिन वैसे अभी उन्होंने शायद कम किया है, पता नहीं, चलो जो भी है ना, मिल्क पाउडर डाल दिया मान लो, ड्राई फ्रूट्स भी डालेगी, और फिर उसको गोद रही है, और क्या सोच रही है पता नहीं, पूरे साल तो कुछ पढ़ाई की नहीं, अभी एग्जाम कैसे जाएगा, तो क्या होगा, कैसे जाएगा एग्जाम। तो अभी आप दे रहे हो फिजिकली, यदि आप देखेंगे हेल्थ रिलेटेड, तो हाई प्रोटीन, लेकिन उस हाई प्रोटीन के साथ एनर्जी क्या जा रही है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए सिर्फ हमें वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, उसके साथ वो एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हाई एनर्जी फूड बन जाता है। जब भी आप जो पानी लेते हो या आप जूस ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो क्या करेंगे, कैसे बनाना है उसको, हाई एनर्जी फूड, परमात्मा को याद करना है। आधा मिनट के लिए ना, 30 सेकेंड तो टाइम है, हम इतने तो बिजी नहीं है, हमारे पास मिनिमम 30 सेकेंड तो है। अभी आप जब भी आपको रिफ्रेशमेंट सर्व किया जाएगा तभी भी आपको मिलेगा, तो तुरंत नहीं खाना है ना, क्या करना, पहले परमात्मा को ऑफर करना, उस भोजन को परमात्मा को याद करके परमात्मा की एनर्जी उस भोजन में प्रवाहित हो रही है, और ये भोजन अभी क्या बन रहा है, हाई एनर्जी फूड बन रहा है। और फिर वो प्रसाद मैं ग्रहण कर रही हूँ, जिससे मेरा शरीर हेल्दी बन रहा है और मेरा मन खुश रह रहा है। तो क्या होगा, मन भी हैप्पी होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। और कितना समय करना है, सिर्फ 30 सेकेंड। तो मिनिमम 5 बार तो पानी पीते हैं, बाकी सब लोग 5 बार नहीं खाते, 3 बार खाते, 8 बार हो गया। तो यही हमारा कितना हो गया, आधा मिनट
1 मिनट तो हमारे 5-10 मिनट तो यहीं पे हम परमात्मा को याद कर लेते हैं और उससे हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ती है। तो उसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो डाइट के ऊपर ना पूरा 1 घंटे का सेशन लिया हुआ है। तो आप क्या करना, यूट्यूब पे आप डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में चले जाना, शुभदा नील गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी चैनल है, तो प्लेलिस्ट में आप डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी एक शॉर्ट में बता देते हैं कि हमारे खाने में क्या आना चाहिए। हमारे खाने में फ्रूट्स आने चाहिए, वेजिटेबल्स आने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स में क्या लेना है, बादाम और अखरोट रात को भिगो के सुबह वो लेने हैं। फिर जितना हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है ना, मतलब शुगर कंटेंट हमारा कार्बोहाइड्रेट में जैसे राइस वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। जवार बाजरे की रोटी आप ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, तो जिसमें आपको अच्छी रीति से प्रोटीन्स मिलेंगे। फिर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पनीर, उसमें से क्या होगा, कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से क्या होता है, फोलिक एसिड और हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा, आयरन की मात्रा अच्छी होगी। फिर आयरन के लिए बाकी जो जैसे हमारे खाने में अनार है, एप्पल है, बीट है, पालक है, काला वाला किशमिश है, काला वाला खजूर है, 1-2 खजूर ये हम हमारे खाने में ले सकते हैं। तो हमारा खाना जिससे हमें आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फोलिक एसिड मिलेगा। विटामिन डी खाने से नहीं मिलता है, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, तो इसीलिए जो कैल्शियम की टैबलेट्स है उसमें विटामिन डी रहता ही है, लेकिन फिर भी है ना रूटीनली प्रेगनेंसी के समय एटलीस्ट 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी जाना चाहिए और पोस्ट डिलीवरी 2000 इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि आजकल देखा गया है विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स जो है वो वीक होते हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये बुढ़ापे पे होता है वो ठीक है, लेकिन बाय बर्थ यदि बच्चे वीक बोन से पैदा हो रहे, क्यों, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन की मात्रा, क्योंकि क्या होता है माताओं को दवाई लेना अच्छा नहीं लगता है, तो वो थोड़ा फंसी होते हैं, दवाई नहीं लेते, लेकिन हमें खाने से भी लेना है, लेकिन जितना जरूरी है आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर ये भी हमारे खाने में होना चाहिए। तो डाइट रिलेटेड जो सेशन है आप जरूर देखना। और हमारे खाने में क्या कम होना चाहिए, 4 व्हाइट पॉइजन कौन से है बता दीजिए। 4 व्हाइट पॉइजन, शुगर, सॉल्ट, घी, ऑयल और मैदा, है ना। मैदा माना बेकरी प्रोडक्ट्स। कोई लोगों का क्या होता है कि एवरीडे ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कभी तो पाव भाजी किया, कभी तो मिसल पाव किया तो ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैदे से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। ऑलरेडी प्रेगनेंसी में थोड़ा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, उससे हमारी इंटेस्टाइन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, तो वैसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमें इनफैक्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, स्प्राउट जितना आप लेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छी मात्रा में विटामिन भी और कैल्शियम भी आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो हमारे खाने में ये 4 व्हाइट पॉइजन्स को हमें कम करना है। बाकी प्रिफरेबली टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सारा हम अवॉइड करें। फास्ट फूड हमें अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो प्रिजर्वेटिव से क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होते हैं। और यदि बच्चों को हमने सिखाया ही नहीं तो वो पिज्जा, बर्गर ये सब उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब हमारे खाने में नहीं आना चाहिए। हम प्रिफरेबली ये सारा अवॉइड करें। नहीं तो माताएं वो क्या क्या रहता है, जोमेटो और स्विगी जो भी रहता है, पिज्जा ये सब आप ऑर्डर करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे इसको तो खाने में सब्जी ही नहीं चाहिए। अरे मम्मी ने कभी खाई ही नहीं सब्जी, तो फिर अभी बच्चा कैसे खाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि बेबी करेला भी खाए तो क्या करना होगा, मम्मा को करेला भी खाना होगा, क्योंकि अभी उसके संस्कार बन रहे हैं। जैसे मम्मा करेगी, यदि बाद में आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो 9 महीने मेहनत करनी है ना। सुबह जल्दी उठना है, आपको लगता है बेबी सुबह जल्दी उठे तो क्या करना है, आपको खुद जल्दी उठना है। यदि मम्मा रात भर मोबाइल पे बैठती रहती है और फिर डिलीवरी के बाद बेबी रात को सोता नहीं है, तो फिर यहीं तुरंत हॉस्पिटल में ही वो कंप्लेंट करना चालू करते, मैडम ये तो रात को सोता ही नहीं है। मैंने बोला आप सोए थे क्या रात को? आप लोग नहीं सोते हो, पूरा समय आप मोबाइल पे रहोगे तो क्या होगा। तो उसके अभी उसके संस्कार जैसे आप बनाओगे वैसे ही होगा। तो इस बुक में ना हमने बहुत अच्छा बेबी टॉक भी दिया है पूरा। इसमें पूरे 30 डेज के सेशन से, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, हर वीक में 7 डेज। तो अभी जैसे 7 डेज के लिए आप यहाँ देखेंगे कि बेबी का देखो कि कैसे उसके
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो वो सारा दिया हुआ है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रश करना है। आनाकानी नहीं करेगा क्योंकि उसने अंदर ही सीखा है, सुबह उठना है मुझे, ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है, जो जो करना है ना उसको सब सिखाना है। जैसे वो क्रिकेट में रनिंग कमेंट्री होती है ना, वैसे कमेंट्री करनी है। अभी मम्मा स्नान कर रही है, ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, पहले से ही सिखाओ, नहीं तो शॉवर ऑन करके रखेगा। तो ये सारा जो जो प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हो ना, तभी बताना है कि अभी मम्मा सोप लगा रही है, तो वो फिर बाद में बताया, ये नहीं करेगा, नहीं नहीं मुझे सोप नहीं चाहिए, वो आंख में जाता है, आंख जलता है, ये सब आनाकानी नहीं करेगा। तो उसको रनिंग कमेंट्री करनी है, सोप यूज करना है, हमें क्लीन करना होता है। तो जो जो आप चाहते हैं ना, ये सारा, और इसमें ये सारे बेबी टॉक के रीति से दिया हुआ है। तो डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, हमें उनके ऊपर क्या क्या संस्कार करने चाहिए, ये सारी बातों को हमें ध्यान देना है। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए आप सभी। माताओं को, गर्भवती माताओं को एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए माताओं को एक्सरसाइज? एक्सरसाइज करने से क्या होगा? आप सभी क्या चाहते हैं, सीजर चाहते हैं क्या? नहीं ना। तो एक्सरसाइज क्यों करना है? ताकि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। हर कोई चाहता है, प्रेग्नेंट मदर जो है, उसके फैमिली मेंबर्स है, डॉक्टर सभी चाहते हैं, कोई नहीं चाहते कि आपका सिजेरियन हो। लेकिन आपने आपके शरीर को तैयार ही नहीं किया, तो फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगा? पहले जमाने में क्या होता था, शादियां 25 के पहले हो जाती थी। अभी क्या हो रहा है, सभी हमारी जो गर्ल्स है एजुकेशन ले रही है, ठीक है, नथिंग रॉन्ग, होना चाहिए, एजुकेशन ले रही है। फिर हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने इतना पढ़ा तो अभी मेरा करियर सेटल होना चाहिए, करियर सेटल होने के बाद फिर हम करेंगे। तो प्रेगनेंसी का एज क्या हो रहा है, मैरिज का एज एडवांस हो रहा है, फिर प्रेगनेंसी का एज एडवांस होगा, फिर लेट प्रेगनेंसी होगी, तो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं। क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, वो अफेक्ट होती है। पहले जमाने में क्या होता था, वॉशिंग मशीन थे क्या, सब काम करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े, बर्तन, ये सारा करने के लिए कितने बार उठना झुकना होता था। थैंक्स टू मोदी जी सबके घर में अभी गैस आ गया है, तो गैस कहाँ रखते हैं, है ना, उठा तो उसके ऊपर रखेंगे। तो हमें बैठना उठना हम करते ही नहीं है। हमने कभी वॉकिंग किया नहीं, क्योंकि पूरा 9 मंथ्स हम काम पे जाते रहे, तो वॉकिंग भी नहीं किया हमने, उठना बैठना नहीं किया, कमर के नीचे का पोर्शन हमने यूज ही नहीं किया। और डिलीवरी के समय क्या सीन होता है, आप लेबर टेबल पे लेटे हो, डॉक्टर आते हैं और बोलते चलो पैर पकड़ो, अभी सांस पकड़ के रखो और नीचे जोड़ करो, ये सब कभी किया ही नहीं, तो कैसे होगा नॉर्मल डिलीवरी? तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें 3 बातें करनी है। एक तो एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करनी है, योगा, प्राणायाम, आसन, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके लिए गुड न्यूज है, नेक्स्ट वीक से हम लोग एवरी सैटरडे शाम 5 से 6 बजे यहाँ पे योगा का सेशन लेने वाले हैं, जिसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन होगा। जिससे क्या होगा, आप बॉडी को प्रिपेयर करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और सेकेंड क्या है, सेकेंड हमें मेंटली भी प्रिपेयर होना है, क्योंकि क्या होता है, आज हमारे पास उतनी सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा सा लगता है तो हम सहन नहीं कर सकते, और वहां पे तो डिलीवरी का दर्द ऐसे होता है, उसको सहन करने के लिए जितना मेडिटेशन करेंगे, मेंटली खुद को प्रिपेयर करेंगे, और आप विजुअलाइज करेंगे कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। क्योंकि हमने क्या सुना, आज यू थिंक यू बिकम, जैसे आप सोचोगे वैसे होता है। तो यदि आपने सोचा मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो क्या होगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो हमारी माता है ना बहुत स्मार्ट, माना ऐसे सेशन अटेंड करते हैं, हमने बोला कि आप ये सोचना है कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो ये क्या सोचते हैं पता है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में, माना एक के ऊपर एक फ्री, नॉर्मल डिलीवरी भी होनी चाहिए और वो भी कम समय में। रूटीनली फर्स्ट डिलीवरी है तो क्या है कि थोड़ा समय 12 से 24 घंटा भी लग सकता है, सेकेंड टाइम थोड़ा कम होता है। लेकिन जब ऐसा सोचते हैं, संकल्पों में इतनी ताकत होती है हमारे, थॉट पावर। पूरे विश्व में यदि आप देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर है वो कौन सी है, एटॉमिक पावर भी नहीं है। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए भी कौन सी पावर चाहिए, उसको गिराने के लिए भी कौन सी पावर चाहिए, थॉट पावर, माइंड पावर। तो ये जो पावर है, तो इसको हमें यूज करना है। जो जो आप चाहते हो, स्वयं आकर भगवान बताता है कि संकल्पों में इतनी ताकत होती है। तो हमें कैसे संकल्प करने हैं, वो जो बहुत पॉजिटिव संकल्प है, एलिवेटेड, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।
तो एज यू थिंक यू बिकम, तो हमें क्या सोचना है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और वो भी कम समय में, लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज और प्राणायाम भी करना है। नहीं तो ऐसे नहीं डेली फिर सिर्फ सोचते रहेंगे करेंगे कुछ भी, ऐसे नहीं, सोचना है और फिर वैसे करना भी है। तो एक्सरसाइज क्या क्या करने हैं, तो एक्सरसाइज के भी आपके काफी सारे सेशंस लिए जाते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस है जिसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है जिन्होंने मास्टर्स किया है, योगा में जिन्होंने पीएचडी किया है, ऐसे सारे आपके लिए सेशंस लिए हुए हैं, तो वो देखना है। और प्लस यहाँ पे एवरी सैटरडे अभी सेशन होने वाला है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो विजुलाइज करना है ना और जो आसन प्राणायाम करने हैं तो वो सारा दिया है। नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हमें डर कब लगता है जिन बातों जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है। जैसे अभी इतना नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, 10th का हमारा बोर्ड एग्जाम होता था तो हमें हॉल टिकट मिलता था, तो हम क्या करते थे कि कौन से स्कूल में हमारा एग्जाम होगा वहां पे जाते थे, स्कूल में जाएंगे, कौन सा हॉल है, कौन सा रूम है, कौन सा बेंच है जहाँ पे मेरा नंबर आएगा, और जाकर कंफर्टेबली एक बार बैठ कर आते थे। ये सब करने से क्या होता है, फियर किसका रहता है, फियर ऑफ अननोन। जिन बातों के बारे में आपको पता नहीं रहता है उसके बारे में आपको डर लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां आप डिलीवरी करने वाले हैं, होता क्या है कि 7 मंथ्स तक आप एक जगह होते हैं, डिलीवरी के लिए आप अपने मम्मी के पास जाते हैं, तो वहां के लिए हॉस्पिटल नया, डॉक्टर्स नए, तो जहां आपकी डिलीवरी होने वाली है आप वहां पे जाके लेबर रूम देखना, लेबर रूम में लेबर टेबल देखना, सिस्टर को पूछना कि सिस्टर कैसे लेटना होता है, क्या करना होता है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में है ना, बुद्धि में आपके ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो चुका है कि डिलीवरी के समय मुझे ऐसे लेटना है, ऐसे पैर पकड़ने हैं और ऐसा मुझे करना है। तो वो जो फियर ऑफ अननोन है वो निकल जाता है। तो हमें एक तो वो रहता है फियर, दूसरा क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, पूछते हैं तेरा क्या हुआ, तेरा सीजर हुआ, तेरा क्या हुआ, तेरा, फिर हमको लगता है इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, मेरा भी सीजर होगा। ये नहीं सोचना है, उसका कुछ तो कंडीशन होगा, इसके लिए सीजर हुआ होगा, लेकिन मुझे क्या सोचना है, मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी ही होना है और वो भी कम समय में होना है, और उसके लिए एक्सरसाइज और प्राणायाम करेंगे। तो इसमें हमने नॉर्मल डिलीवरी की भी कमेंट्री दी हुई है। और पता है इसकी ब्यूटी क्या है, इस बुक की हमने 2 लैंग्वेजेस में इसको बनाया है, बायलिंगुअल। तो क्या होगा, आप जिनको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, आप किसी को भी पढ़ने के लिए भी बोलेंगे तो बेबी अंदर इंग्लिश भी सीख जाएगा और वो हिंदी भी सीख जाएगा और मराठी तो हम लोग बोलते ही है, तो तीनों लैंग्वेजेस वो सीख जाएगा। तो ये कमेंट्री को ना बाय हार्ट करना है। विजुअलाइजेशन किसको बोलते हैं, ये इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन किसको बोलते हैं, जो चीज एग्जिस्ट नहीं होती है, जो चीज एग्जिस्ट होती है उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो हमें उसको एक चित्रीकरण करना है बुद्धि के अंदर कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या होने वाला है, तो फिर वैसे वैसे होता जाता है। फिर काफी लोगों को रहता है डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, बेबी के लिए क्या होना चाहिए, मम्मा के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो ये बुक ना जैसे आपको एक रेडी देखना रहे, प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स क्या करना है, पूरे मेडिटेशन के लिए क्या क्या करना है, डिलीवरी के समय पहले एक्सरसाइज क्या क्या करनी है, ये सारा इस बुक में दिया हुआ है। तो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सरसाइज, वो हमें करना होगा, बॉडी को और माइंड को प्रिपेयर करना होगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट सेशन क्या है, मेडिटेशन। क्यों मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या क्या रहे, हैप्पी, स्माइलिंग, लविंग, केयरिंग, गिविंग, फॉरगिविंग, ये सब किसको बनना होगा, मम्मा को बनना होगा। और ये मम्मा को बनने के लिए फिर इसके संस्कारों को, यदि अभी हम छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है, हम गुस्सा करते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, लोगों का व्यवहार चाहे कैसे भी हो, लेकिन मुझे अपने लिए और मेरे बेबी के लिए कैसे रहना है, सदा खुश रहना है। तो ये अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ब्रेक में रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा। पहले हम भोजन देते थे, लेकिन भोजन से क्या होता था कि जैसे मध्य प्रदेश भरपूर होगा तो उत्तर प्रदेश काम नहीं करता है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा खाली रखेंगे तो उत्तर प्रदेश काम करता है। इसीलिए फिर हमने रिफ्रेशमेंट लाइट देना डिसाइड किया और उससे काफी हमने देखा अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन मेडिटेशन होता था और उसी समय फिर उनको अभिमन्यु के जैसे करने से मतलब नहीं है ना, इसीलिए हमने क्या सोचा
लाइट रिफ्रेशमेंट देंगे। तो अभी आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, 10-15 मिनट्स का ब्रेक होगा और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि आप जब भी आते हो तभी आप फ्रेश हो, मैं तभी मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी, आप समझ नहीं पाएंगे ना कि मैं क्यों बता रही हूँ। तो ये करना क्यों जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभी सभी ने समझा ये बहुत जरूरी है हमको मेडिटेशन करना, क्योंकि लोगों को हम लोग बताते नहीं है कि क्यों करना जरूरी है। तो एक स्टैंडर्ड डायलॉग रहता है, मैडम मरने के लिए फुर्सत नहीं है तो मेडिटेशन कहाँ से करेंगे। लेकिन अभी हमने समझा ना कि हमें मेडिटेशन क्यों करना है, जिससे हमारे माताएं, हमारे एक्सपेक्टेड मदर्स और जो भी घर के फैमिली मेंबर्स हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आने वाला बेबी भी हेल्दी और हैप्पी होगा, जो हमारे घर का भविष्य है, सिर्फ घर का नहीं, हमारे देश का, हमारे विश्व का भविष्य है। तो अभी हमें 15 मिनट्स के लिए ब्रेक लेंगे। आप सभी ब्रेकफास्ट करना और फिर किसी को वॉशरूम वगैरह होकर आना है तो नीचे सिस्टर बताएगी कौन से रूम में जाना है, 2nd फ्लोर पे आप जाकर